दोस्तों, नेपाल जल रहा है। संसद की दीवारें राख बन चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की इमारत धधक रही है। राष्ट्रपति भवन और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर आग में खाक हो गए हैं। सड़कों पर खून, अस्पतालों में चीखें और हर गली कूचे में डर का माहौल है। इस बगावत में अब तक 20 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। नेताओं के परिवार तक सुरक्षित नहीं बचे। प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा और पूरा देश सवाल पूछ रहा है, आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन और अब नेपाल का भविष्य क्या होगा? आज हम आपको ले चलेंगे उस आग के बीच जहां से एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। नेपाल में यह आंदोलन अचानक शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे वर्षों का गुस्सा और दर्द छिपा है। युवाओं की बेरोजगारी, नेताओं पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप, लगातार सरकारों का गिरना, जनता की उम्मीदों का टूटना, ये सब धीरे धीरे बारूद बनते रहे। चिंगारी तब लगी जब सरकार ने अचानक सोशल मीडिया पर रोक लगा दी। फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बैन की घोषणा हुई। युवाओं को लगा कि उनकी आवाज छीन ली जा रही है। उसी पल देश भर में विरोध शुरू हो गया। पहले यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस की कठोर कार्रवाई ने इसे हिंसक बना दिया। आंसू गैस, लाठीचार्ज और गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई। इन मौतों ने गुस्से की आग को और तेज कर दिया। भीड़ ने संसद भवन पर हमला कर दिया, वहां आग लगा दी गई। उसी रात सुप्रीम कोर्ट भवन भी जल उठा। राष्ट्रपति भवन और कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के निजी घर भीड़ के निशाने पर आ गए। सबसे दर्दनाक घटना तब हुई जब पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल का घर जला दिया गया और उनकी पत्नी बुरी तरह झुलसकर चल बसी। इस अराजकता में अब तक 19 से 22 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जेलों पर भी भीड़ ने हमला किया और कैदी भाग निकले। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल उठता है कि इस पूरे संकट का जिम्मेदार कौन है? पहली जिम्मेदारी सरकार की है, जिसने बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर रोक लगाकर युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की। दूसरी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है, जिनकी कठोर कार्रवाई ने शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसा में बदल दिया। तीसरी जिम्मेदारी विपक्षी दलों की है, जिन्होंने जनता के गुस्से को शांत करने की बजाय राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। चौथी जिम्मेदारी खुद भीड़ की भी है, जिसने अपनी नाराजगी को हिंसा और आगजनी में बदल दिया। और कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का असर भी इस अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। राजनीतिक स्तर पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है और अब अंतरिम सरकार या समय से पहले चुनाव की चर्चा है। लेकिन संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं का जलना यह दिखाता है कि लोकतांत्रिक ढांचा कितना हिल चुका है ना। भारत पर भी इस संकट का सीधा असर होगा। दोनों देशों की खुली सीमा है। व्यापार और पर्यटन आपस में गहराई से जुड़े हैं। भारत ने अपने नागरिकों को नेपाल यात्रा टालने की सलाह दी है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सीमा पर शरणार्थियों का दबाव बढ़ सकता है और चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की अपील कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। अगर हिंसा जारी रही तो नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय मदद की भी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, नेपाल की धरती आज कराह रही है। संसद और सुप्रीम कोर्ट की राख केवल ईंट पत्थर नहीं है, ये लोकतंत्र की टूटी हुई उम्मीदें हैं। नेताओं के घर जलने से केवल इमारतें नहीं गिरी, बल्कि जनता का विश्वास भी राख हो गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी तक इस आग का शिकार बन गई। सोचिए, जब सत्ता के शिखर पर बैठे लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता कैसी हालत में होगी? अब नेपाल दो रास्तों पर खड़ा है। एक रास्ता है सुधार और संवाद का, जहां नेताओं को जनता की आवाज सुननी होगी। दूसरा रास्ता है और गहरी अराजकता का, जहां देश और टूट सकता है। भारत और पूरी दुनिया को नेपाल की पीड़ा को समझना होगा, क्योंकि नेपाल का दर्द सीमाओं में बंधा नहीं है। आइए हम सब यह प्रार्थना करें कि यह खूनी आग बुझ जाए, शांति लौटे और नेपाल फिर से मुस्कुरा सके। यही समय है जब राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत की जीत होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर नई अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके।